यहाँ पर आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 का आ गया है रिजल्ट। आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ और इसके बाद हम देखेंगे कि किस जगह से कितनी कट ऑफ गई और अब हमें आगे की तैयारी किस प्रकार से करनी है। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है कि किस जोन में कितनी सीट थी, कितने बच्चे पास हुए और SC ST और OBC और जनरल की कितनी कट ऑफ गई है। हम फिलहाल यहाँ पर एक स्कोर कार्ड देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर गोरखपुर जोन से एक स्कोर कार्ड है जिसका कि एग्ज़ाम था 18 दिसंबर 2024 को। 100 क्वेश्चन में से 79 अटैम्प्ट हुए थे और 5 सवाल रेलवे की तरफ से गलत मान लिए गए थे। तो कुल मिला के नॉर्मलाइज मार्क इनके जो बैठे वो 70 बैठे और 92 बैठी परसेंटाइल, ठीक है। और इनको पास कर दिया गया है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है CBT 2 के लिए। वहीं अगर मैं एक दूसरे कैंडिडेट का दोस्त आपको डिटेल दिखाऊं, इनका भी गोरखपुर जोन से था। 16 दिसंबर को पेपर था। 100 में से पहले वाले ने कितने अटैम्प्ट करे थे? 79। उन्होंने अटैम्प्ट किए 77। इनके नंबर बैठे थे 70 और इनके नंबर बैठे देखिए 68, ठीक है। और यहाँ पर इनको शॉर्ट लिस्ट करा गया दोस्त? नहीं करा गया। यहाँ पर बहुत ही क्लोज मार्जिन से ये फेल हो गए और ये पास हो गए। और अब अगर ये CBT 2 में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जॉब भी ले जाएंगे। यहाँ पर अगर दोस्त आपको तैयारी करनी है तो आप किरण पब्लिकेशन के टेक्निकल वाली बुक्स ले सकते हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसको जो सूट करती हो। क्योंकि यहाँ पर आपके 150 में से 100 नंबर सिर्फ टेक्निकल के होंगे और जो बच्चा टेक्निकल में अच्छा करेगा वो यहाँ पर बाजी मार ले जाएगा। बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। अदरवाइज आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर किरण पब्लिकेशन की अपनी जेईई की बुक सर्च करेंगे तो आपको जेईई की बुक आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पर दोस्त अभी मैं ड्यूटी पर आया था और एक जगह रुका हुआ हूँ और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर मौसम है, बढ़िया हवाएं चल रही हैं। आप तो देख नहीं सकते फिलहाल, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग जोन में कितनी कट ऑफ गई। और यहाँ से मैं आपको एक सीख बताऊँगा अगर आप यहाँ से पास ना होकर कभी भी आगे फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद में 382 सीट्स थी जहाँ पर 5412 बच्चे सेलेक्ट किए गए। और एक बात देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए भाई बहुत सारी यहाँ पर क्या कहते हैं सीट्स थी, अलग अलग टाइप की ट्रेड थी। तो अलग अलग सीट्स के लिए ना अलग अलग कट ऑफ गई है, ठीक है। कैटेगरी अलग अलग थी। तो किसी जेईई की पोस्ट के लिए कम से कट ऑफ गई और किसी जेईई की पोस्ट के लिए हाई कट ऑफ भी गई है। तो मैंने एक एवरेज जर्नल मैंने ले ली है। जैसे अहमदाबाद की मैंने जर्नल की बताई 73 और यहाँ पर OBC की है दोस्त 68 और SC की है 63। कुछ पोस्ट के लिए इनसे थोड़ी ऊपर भी गई हैं और कुछ पोस्ट के लिए इनसे थोड़ी सी नीचे भी गई हैं। ऑन एन एवरेज ये मैं बता रहा हूँ। अजमेर में जहाँ 529 सीट्स थी, ज़्यादा सीट्स थी, तो क्या यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी? देखिए ज़रा, इन्हीं के बराबर गई 73। OBC की भी लगभग इतनी, SC की भी लगभग इतनी, बल्कि उससे 1-2 नंबर ज़्यादा। तो जो बच्चे अपने घर से दूर फॉर्म भर दिए ये सोचकर अजमेर से भर देते हैं कि अजमेर में ज़्यादा सीट्स हैं, लो वहाँ पर कट ऑफ कम होने की जगह क्या हो गई? ज़्यादा। अब कोई ढूंढ लेते हैं कम कट ऑफ वाला। ये देखिए 175 सीट भुवनेश्वर, 2399 कैंडिडेट पास हुए, पर जरा कट ऑफ देखिए कितनी जा रही है? 67, 65 और 61। हर तरीके से अहमदाबाद से कम है, सीट्स भी कम थी और कट ऑफ भी कम है। यहाँ पर मैं आपको हमेशा ये समझाता हूँ कि आपका जहाँ पर घर पड़ता है आप वहाँ से भरिए, वहाँ पर सीट्स कम भी आए तो भी वहाँ से भरिए। यहाँ पर देखिए चेन्नई 652 सीट थी, तो यहाँ पर तो बहुत कम कट ऑफ जानी चाहिए थी, पर नहीं। बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर ना कट ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी तो यहीं से भर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 78 नंबर, 75 नंबर, 67 नंबर, इन लोगों से भी ऊंची कट ऑफ चली गई। इसलिए यहाँ पर अब कोई ऐसा जोन देखते हैं। यहाँ पर मुजफ्फरपुर सिर्फ 11 सीट थी, कट ऑफ कितनी गई? 59, 48, 32। क्यों? बच्चे ने ही नहीं भरा फॉर्म। सिकंदराबाद 590 सीट्स, बच्चों के घर है 500 किलोमीटर दूर, फॉर्म भर दिए सिकंदराबाद से, लो चली गई कट ऑफ 80 के ऊपर, 77, 73 रह गए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मालदा में देखिए सिर्फ 163 सीट थी, भले ही यहाँ पर कोलकाता में 660 हो। कोलकाता में 10,000 बच्चे पास हुए, मालदा में 2,000, पर कोलकाता में कट ऑफ गई 80 और मालदा में कट ऑफ गई दोस्त 64। इस बात को आप गांठ मार के रख लो कि कभी भी दूर की जोन से मत भरो, हमेशा उस जोन से फॉर्म भरो जहाँ पर आपका घर पड़ता हो। भले ही 1-2 नंबर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं। जिसकी जितनी कट ऑफ जानी है वो तो जाएगी। आपके घर की पोस्ट में भले ही जहाँ पर आपका घर सपोज किसी घर सिलीगुड़ी पड़ता हो 28 पोस्ट निकली, आप सोचोगे यार इन 28 में मेरा नंबर कहाँ आना है, पर जरा कट ऑफ देखना 60, 50, 40, क्यों नहीं आना भाई? आप सोचो यार मैं सिकंदराबाद से भर देता हूँ, 590 सीट से एक ना एक हो जाएगा, कट ऑफ देखना 82, फेल होकर बैठ जाएंगे यहाँ से, कोई फ़ायदा है इस चीज़ का? तो मैं यही समझाता रहता हूँ कि हमेशा वो जोन चूज़ करनी होती है दोस्त जहाँ पर आपका घर पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने घर पर जॉब करेंगे लगने के बाद तो आपको मज़ा आएगा, असली आपका मन लगेगा। और जब दूर
इससे क्या होता है, रेलवे का भी नुकसान होता है। सपोज आपका घर यहाँ पड़ता है और आपने 500 किलोमीटर दूर से यहाँ से फॉर्म भर दिया, आपको यहाँ सिलेक्शन हो गया। अब आप यहाँ पर ज़्यादा मन से काम करोगे ही नहीं, आप हमेशा हमेशा ध्यान में रखोगे एक चीज़ कि मुझे किसी प्रकार से घर जाना है। आपका मेन मुद्दा रहेगा कि मुझे किसी प्रकार से ट्रांसफ़र लेना है, ठीक है, और आप वो लोगे भी ट्रांसफ़र, कैसे ना कैसे तो लोगे ही, ठीक है। और उसके बाद कई साल बाद आप घर आओगे, अपनी सीनियरिटी का लॉस कराओगे, ठीक है, कई सारे आपके लॉस होंगे उसमें, तो आपका भी घाटा हुआ, रेलवे का भी घाटा हुआ। भाई उसने आपको अपने माहौल में ढाला पर अब आप दूसरे माहौल में चले गए। तो इसीलिए एक बात आप समझ लीजिए आगे के लिए कि आप जब भी जहाँ से भी फॉर्म भरें, आप हमेशा ऐसी डिवीज़न से फॉर्म भरें, ऐसी जोन से फॉर्म भरें जहाँ से या तो आपका घर पड़ता हो या फिर आपका घर बहुत पास पड़ता हो, ठीक है। इस बहकावे में बिल्कुल ना रहें कि यहाँ पर 660 वैकेंसी निकल रही हैं और यहाँ पर 163, तो इनमें मेरा नंबर नहीं आएगा। आप खुद देख सकते हैं 660 वाले की कट ऑफ क्या हाल है और 163 कट ऑफ वाले के क्या हाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य आएगा CBT 2। CBT 2 में आपको बिल्कुल ही अलग एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलेगा जो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं GA आएगी 15 नंबर की, जिसमें मेरी सलाह दोस्त आप लोगों के लिए एक रहेगी कि GA में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना। अगर पढ़ना ही है तो करंट अफेयर्स पढ़ लेना। 15 में से 6, 7, 8 नंबर के करंट अफेयर अकेले ही आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे और ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगी। अगर आप इनको 2-2 घंटा भी दोगे तो एक हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसको जरूर पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही इजी रहेगी और आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगी। 10 में से आप 7, 8, 9 नंबर इजीली ला सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ लगेगा, थोड़े से आपको इसमें और नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी ऐसी बुक से जहाँ पर ये सब्जेक्ट हो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़ सकते हो, बल्कि चारों चीज़ें। ये हो गया नॉन टेक्निकल का हिस्सा, जो कि कुल मिला के 50 नंबर आपको दे रहा है। 50 नंबर में से मैं मानता हूँ अगर आप 5 नंबर यहाँ से ले आते हैं सबसे ऊपर वाले में से, GA में से, फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 नंबर ले आते हैं, कंप्यूटर में 8 नंबर और एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में 7 नंबर, तो 15 और 15, 50 में से आप इसमें 30 नंबर मानिए। अब बचे 100 नंबर। जो ये 100 नंबर टेक्निकल के बचे हैं दोस्त, इन 100 में से आपको अगर पास होना है तो 80 नंबर आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। या तो आप नॉन टेक में बढ़ा लो, तब यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं मार्क्स, अदरवाइज़ आपको 100 में से 80 नंबर लाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप अपना नॉन टेक इतना अच्छा करो कि टेक में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रहा हो तो चल जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं टेक्निकल। आपको टेक्निकल डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। सिलेक्शन का दोस्त कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, सिर्फ एक रास्ता होता है, आपको समय देना है। समय दोगे, आप टॉपिक पढ़ते जाओगे, बुक से पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, कहीं किसी पेड कोर्स से पढ़ोगे, आपको वो टॉपिक शुरू में समझ में नहीं आएंगे, पर जब आप समय दोगे, मेहनत करोगे, तो आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। उनके फिर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपके वो टॉपिक और अच्छे होते चले जाएंगे। तो आप अगर 4-5 घंटे इसको लेकर चलते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ही 2-3 दिन में आपकी थोड़ी सी फ्लो बनने लगेगा और आप पढ़ाई में लग जाओगे और धीरे धीरे आपको टॉपिक आने लगेंगे। यहाँ पर आपको साफ साफ नोट्स बनाने हैं, साफ साफ नोट्स। ये साफ साफ जब आप नोट्स बनाते हैं, लिख के पढ़ते हैं, तो आपको और अच्छा याद हो जाता है और रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होती है। बुक्स से क्या होगा, सिलेबस जल्दी कवर होगा। मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताई कि यहाँ पर आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो। दोस्त यहाँ पर समस्या ये आती है कि आपने अपने बीटेक या फिर आपने अपने डिप्लोमा या फिर आपने जो भी कोर्स किया है वहाँ पर आपने ये पढ़े होंगे, मैं कहता हूँ पढ़े होंगे, उसी में से सिलेबस आएगा। परंतु वहाँ पर 30 से 40 किताबें हो जाती हैं और उन 30-40 किताबों में से कुछ कुछ टॉपिक आते हैं। तो आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप उन किताबों को पढ़ें, तो आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें कि मेनली आरआरबी जेईई के ही टॉपिक्स हों और उसी के ही क्वेश्चन आंसर हों प्रैक्टिस करने के लिए आपकी ट्रेड से रिलेटेड। इसीलिए ये बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आज तक आपने सारी पढ़ाई नौकरी के लिए करी है और अगर नौकरी में कोई बुक हेल्प करती है तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं बुक बताता हूँ। और बुक से एक फ़ायदा भी है, पूरे यूट्यूब के 1 घंटे के लेक्चर में आप जितना सीखोगे, बुक से आप चाहो तो आधे घंटे में या 15 से आधे घंटे के बीच में ही वो कवर कर सकते हो। तो बुक से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका टेक्निकल थोड़ा भी बेहतर है तो पहले बुक से पढ़ना। बहुत से टॉपिक आपको बुक से ही समझ में आ जाएंगे, पर अगर बुक से समझ में नहीं आते हैं तब उस टॉपिक को यूट्यूब पर आप सर्च करके तब अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेना चाहते हो यूट्यूब पे तो वो भी ले सकते हो, परंतु क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए बुक्स ही प्रेफर करना, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले बार आए हुए हैं। और रेलवे का इतिहास है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको टेक्निकल में, सीधी सी बात है, आपका कहना होगा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर 4-5 घंटे आप डेली मिनिमम दोगे, बुक से, यूट्यूब से पढ़ोगे, तो बुक से क्या फ़ायदा हो जाता है ना, आपको टॉपिक भी तो पता चल जाते हैं, अच्छा ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक। अदरवाइज़ तो आपको यही नहीं पता होता है कि जो पढ़ रहे हैं वो आएगा भी पेपर में या फिर नहीं आएगा। बुक से तो पता है कि हाँ भाई यही आएगा। अब बात आती है दोस्त टाइम मैनेजमेंट की। यहाँ पर आपको किस तरह से आगे अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर पढ़ें, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें, अगर पहले से उनकी कोई कॉपी बनी हुई नहीं है तो फिर आप उसकी सेपरेट कॉपी बनाएं और जल्दी से जल्दी उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सपोज़ आपने फिजिक्स पढ़नी शुरू करी, तो किसी चैनल से पढ़नी शुरू करी या बुक से पढ़नी शुरू करी, तो स्पीड को धीमा नहीं रखना है। मन लग रहा है पढ़ने में तो 2-3 घंटे खींच दीजिए, 4 घंटे खींच दीजिए और उस सिलेबस को जल्दी से जल्दी उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, लास्ट के जो 1 हफ्ता बचता है, 6 से 7 दिन या 8 दिन, उसमें हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। अब होता क्या है, 2 बच्चे हैं, एक ने 100% सिलेबस पढ़ा है सिर्फ, और दूसरे ने क्या करा है, 70% सिलेबस पढ़ा है और उस 70% को ही 2 से 3 बार रिवाइज किया है। तो आपको बेटर परफॉर्मेंस इसका देखने को मिलेगा जिसने भले ही 70% कोर्स पढ़ा है पर उसको 2 से 3 बार रिवाइज किया है, क्योंकि इस 70% में से जो आएगा पूरे चांस हैं कि वो इसको सही कर देगा, क्योंकि इसने रिवीजन के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करी है। और जिस बच्चे ने सिर्फ सिलेबस पढ़ा है, जब पेपर में सवाल आएगा तो वो गारंटी से घूम जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ना, कोई टॉपिक पढ़ना और उसके फिर क्वेश्चन आंसर करना याद कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दोनों ही अलग चीज़ होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी नोट्सबुक बनाएंगे तो इससे रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत स्पीड बढ़ जाएगी आपकी रिवीजन करने की, और अपने नोट्स से पढ़ा हुआ बहुत जल्दी समझ में भी आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बहुत से बच्चे एलपी का भी एग्ज़ाम देंगे और बहुत से बच्चे जेई का भी एग्ज़ाम देंगे। एलपी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी और जेई सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि जेई का पेपर बाद में। परंतु जिनको भी चश्मा लगा हुआ है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जेई ही रहनी चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, जिसका भी टेक्निकल अच्छा है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट भी जेई ही रहनी चाहिए। ये भी बात समझ में आ गई। ठीक, वैसे भी अब तक डेट्स क्लैश कर रही थी, पर अब इनकी डेट्स अलग अलग हो जाएंगी, तो आपको ऐसी समस्या नहीं आने वाली कि आपका एक पेपर छूट जाएगा। अगर आप जेई की तैयारी और एलपी की तैयारी सेपरेट करते हैं तो आपको सेपरेट एग्जाम देने को मिलेंगे और दोनों ही तैयारी आपकी एग्जाम में काम आ जाएंगी। मेरी हर वीडियो के नीचे बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ बुक्स लीजिएगा, तो बुक्स में क्या होता है, सब वही सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स होते हैं। तो पहली बात तो आप वहाँ से जो पढ़ेंगे वो सीधी सी बात है पेपर में आना है, या फिर उस टॉपिक से पेपर में आते हैं। दूसरी चीज़, समय देना पड़ेगा दोस्त। मुझे मान लीजिए इस समय केमिस्ट्री नहीं आती, पर अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ूँ, फिर दोबारा पढ़ूँ, फिर तिबारा पढ़ूँ, यूट्यूब से भी पढ़ूँ, जब मैं उसको समय दूंगा तो वो मुझे आने लग जाएगी। तो जब आप अपना टाइम देंगे एग्ज़ाम को तो फिर एग्ज़ाम में चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। ठीक है, आपको टाइमिंग नहीं बैठ रही है, हालांकि मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को समय की कमी नहीं पड़ेगी, इसमें आपको स्पीड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना मैथ आ रही, ना रीजनिंग आ रही, ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे जो कि आपका समय लेंगे। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे जो कि आपकी एक्यूरेसी की डिमांड करेंगे। अब बात आएगी कि टारगेट कितने नंबर का लेकर चलें। तो यहाँ पर दोस्त मैं टारगेट आपको समझा देता हूँ कि आपको जो टारगेट है वो 120 प्लस का लेकर चलना आउट ऑफ 150। अगर आप 120 प्लस का लेकर चलेंगे तो आपके 110 नंबर के आसपास आएंगे और 100 से 110 के बीच में ही लगभग कट ऑफ जाती है जेई। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसीलिए आप जो अपना टारगेट है वो 120 प्लस लेकर चलना। आप इसमें से एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो स्किप कर सकते हैं, और स्किप करना भी मत। सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देकर जाएंगे। जी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहो तो करंट अफेयर पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये आपका बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को जरूर पढ़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, ये आपको ईजी मार्क्स देकर जाएंगे। सेम है कंप्यूटर, सेम है बेसिक साइंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये साइंस ही होती है। जैसे आपकी एसिड रेन हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, पूछेंगे कि यार कौन सी गैस की वजह से ओजोन लेयर फट रही है, टूट रही है, या एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है, इस तरह के सवाल आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा जो आपको मेन अपना समय देना है वो देना है टेक्निकल को। आप समय देंगे तो देख लीजिएगा कि आपके भी क्वेश्चन आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कई चीज़ें सीखी होंगी। पहली तो यही कि जब भी फॉर्म भरें तो कभी भी वैकेंसी के चक्कर में ना रहें कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पर कम, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा होती हैं वो सबकी नज़रों में होती हैं और सब वहाँ से फॉर्म भरते हैं। हाँ, अगर आपका वहाँ पर घर पड़ रहा है, सीधी सी बात है, आपका जहाँ घर पड़ रहा है वहाँ से भरिए, चाहे वहाँ पर वैकेंसी कम हो या फिर ज़्यादा। ये मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बुक्स मैंने आपको बता दी जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती हैं किरण पब्लिकेशन की। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
और आप बिल्कुल भी तैयारी को हल्के में नहीं ले सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कई सारी चीज़ों में। अगर आपको नहीं आ रहा, जीरो बटा सन्नाटा हो, तो समझ लीजिए सब जीरो बटा सन्नाटा है, कोई इस समय तोप नहीं मार रहा है, किसी की तैयारी नहीं है, सब ऐसे ही है, सबका यही हाल है कि यार समझ में नहीं आ रहा। अब से जो ज़्यादा टाइम देगा उसका सिलेक्शन होगा।